हेलो, आवाज आ रही है? ऑडिबल। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हाँ हेलो। भैया। देखो, अभी तक हम लोग क्या बेसिक बात कर चुके हैं इस चैप्टर की स्टार्ट में। हमने देखा कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है? हमने देखा कि ब्रीदिंग का मतलब है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना सेल्स के द्वारा और हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज आउट कर देना। यही यही क्या है? दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैस। इसी एक्सचेंज ऑफ गैस को हम लोग ब्रीदिंग बोल रहे हैं। ठीक है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से ये ब्रीदिंग की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें प्रोटोजोआन से लेकर एस्केलमिन्स तक, सब कोई इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, बस बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, है ना। फिर मैं बात करूं अगर एनिलिड्स, अर्थवॉर्म्स, उनके पास मॉइस्ट स्किन होती है। आर्थ्रोपोड्स, उनके पास गिल्स, ट्रैकिया या बुकलंग्स हो सकता है, क्योंकि इतने लार्ज फाइलम है ये। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग क्या हो सकते हैं? ऑर्गन्स हो सकते हैं। मोलुस्का, मोलुस्का के पास क्या है? गिल्स है। इकाइनोडर्माटा, बॉडी सरफेस। फिशेस, गिल्स। टैडपोल्स के पास गिल्स हैं, लेकिन टैडपोल्स जब एडल्ट स्टेज, फ्रॉग स्टेज में पहुंचेगा तो वो स्किन की मदद से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, लंग्स की मदद से, और बकोफेरेंजियल भी रेस्पिरे बकोफेरेंजियल कैविटी भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब फ्रॉग हाइबरनेशन स्टेज पर होता है, जब फ्रॉग अपनी स्टेज पर होता है जिसमें वो क्या बोलते हैं, स्किप करता है अपनी एडवर्स सिचुएशन को, यानी कि एस्टिवेशन, यानी कि समर स्लीप या हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, तब वो जो अपनी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। देन बर्ड्स डू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स, रेप्टाइल्स भी और मैमल्स भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। फिर हमने बात की इस सीक्वेंस की शुरुआत की, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है हमें। ठीक है, इसमें हमने बात किया कि पहला, सबसे पहला होता है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, बस इट इज जस्ट कंडक्टिंग द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द ह्यूमन बॉडी। ये जोन कहाँ से शुरू हो रहा है? कंडक्टिंग जोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर इधर, यहाँ तक, ब्रोंकियोल्स तक, ये आपका कंडक्टिंग जोन है। ठीक है, ये आपका कंडक्टिंग जोन है। और ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई तक ये आपका एक्सचेंज जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? क्योंकि ये एल्वियोलाइज जो है, ये एल्वियोलाइज हम पढ़ेंगे, दिस एल्वियोलाइज आर कनेक्टेड विद, these alveoli are connected with blood vessels. These alveoli are connected with blood vessels. ठीक है, ये alveoli किससे कनेक्टेड रहता है? ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड रहता है। ना, क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ट्रैकिया के बारे में थोड़ा सा कुछ बात है, मैंने बोला था याद रखने वाली है। जैसे कि
जैसे कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है ना, T5 पे आके, T5 पे आके ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में। राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। देन आगे बात करते हैं, और फिर ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड ऑल, ठीक है। फिर फाइनली एल्वेलाई वेयर द actual exchange of gases takes place, where the actual exchange of gases takes place, यानी कि आप देखेंगे यहीं पर, दिस इज द फंक्शनल यूनिट, है ना। लंग्स के बारे में हम बात करते हैं, फिर थोड़ा सा एल्वेलाई को पढ़ेंगे क्योंकि मेन ऑर्गन तो वही है। लंग्स वो सेक्शन है जहाँ पे ब्रोंकाई से लेकर एल्वियोलाई सब जो है वो लंग्स के अंदर है, उससे पहले लंग्स के बाहर है सारी चीजें, है ना। ये डायग्राम में दिख भी रहा है आपको, ठीक। देखते हैं, बात करते हैं लंग्स की। बात करते हैं लंग्स की। तो जैसा हमें पता है कि वी हैव टू लंग्स, है ना, वी हैव टू लंग्स। और दूसरी बात, विच इज कवर्ड विद डबल लेयर्ड, our lungs is covered with डबल लेयर्ड, इसके बाहर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ना, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, प्लूरा बोलते हैं, ठीक। प्लस प्लूरा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो दो लेयर है ना, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसको प्लूरा बोल रहे हैं, एक हो गई आपकी आउटर प्लूरा, और एक हो गई इनर प्लूरा। हम्म। और मैंने आप लोगों को उसमें सर्कुलेशन चैप्टर में बताया था कि जब भी क्या होगा, कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा विच इज विसरल, विसरल यानी कि इंटरनल ऑर्गन, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जब भी कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा विच इज विसरल ऑर्गन, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है, तो उसके बाहर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन या कोई मेम्ब्रेन जरूर होगी प्रोटेक्शन के लिए, और उन मेम्ब्रेन के बीच में कोई ना कोई फ्लूइड जरूर होगा। याद आ रहा है, उसमें भी पढ़ा होगा आपने, हार्ट में कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना। उनकी उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, राइट। तो ऐसे ही जो लंग्स है, इसकी जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है इसको प्लूरा बोला, एंड इसके बीच में आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है उसको हमने बोला प्लूरल फ्लूइड, इसको हमने बोला प्लूरल फ्लूइड, सही है, इसको बोला प्लूरल फ्लूइड, ठीक। एंड ये भी आपको जानने वाली बात है, वैसे आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि अगर आउटर प्लूरा है तो वो किसके कांटेक्ट में होगी, इन कांटेक्ट विद, would be in contact with the thoracic cavity,
है ना, इन कांटेक्ट विद थोरेसिक कैविटी। और इनर प्लूरा प्लूरा वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी, इन कांटेक्ट विद lungs surface, right, in contact with lung surface। इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है अगर पूछे कोई, तो इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फोर्स कम कर देता है ना, ये याद है, हमने डिस्कस किया था, बाहर से अगर कोई फोर्स आती है एंड पहला तो रिब्स आपको आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, दूसरा अंदर से जब फ्लूइड होगा तो फ्लूइड क्या उस फ्रिक्शन को कम कर देगा कि नहीं, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन सरफेस, सरफेस पर जो फ्रिक्शन पड़ रहा है ऑन लंग सरफेस उसको कम कर देगा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ इतना? हेलो। Yes, sir. दूसरा फंक्शन जैसा मैंने बताया, इट ऑल्सो कैन एक्ट एज शॉक, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है ये प्लूरल फ्लूइड, बाहर से अगर कोई फोर्स आती है, शॉक एब्जॉर्बर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एक बात हमेशा याद रखना कि जो प्लूरल प्रेशर है ना, प्रेशर की बात इस चैप्टर में प्रेशर का बहुत लेना देना है, ठीक है, तो प्रेशर का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कहा जा रहा है, इंट्रा इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा कम होगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा कम होगा, किसके कंपैरिजन में, इज ऑलवेज लेसर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इस लाइन का क्या मतलब समझ आता है तुम्हें, क्या मतलब है इस बात का, जल्दी बताओ, कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बताओ। इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब ये प्रेशर किसके बीच में होगा, प्लूरल फ्लूइड में जो प्रेशर है, यही मतलब हुआ, Yes, sir. वो जो है वो प्रेशर कम होगा हमेशा, किससे, पल्मोनरी प्रेशर से। पल्मोनरी प्रेशर का मतलब जो लंग्स के बीच में जो प्रेशर है उससे, तो लंग्स के बीच में जो प्रेशर है उसके मुकाबले ये वाला जो प्रेशर है ये हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, कम होगा, ना, क्लियर। Yes, sir. हम्म, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन कंडीशन, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, डिजीज कंडीशन यही कवर हो रही है, पहली ये बात बताई, दूसरी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, और उस इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरीसी, ठीक है, प्लूरीसी। प्लूरीसी की वजह से, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, इसी की वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, ठीक, ड्यू टू प्लूरीसी, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू प्लूरीसी।
और प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग का होना ड्यू टू प्लूरीसी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिज्निया। डिज्निया। ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे लंग्स जो है, लंग्स एक तरह से एयर टाइट चैम्बर के अंदर सिचुएटेड है। बिल्कुल एयर टाइट, बिल्कुल फिक्स्ड है वो। ठीक है, बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर है। ठीक। अब देखते हैं लंग्स। लंग्स किसके अंदर है? थोरेसिक, सिचुएटेड इन, सिचुएटेड इन द thoracic chamber, और वो thoracic chamber which is anatomically an air tight chamber, anatomically air tight chamber। ठीक है। और ये जो लंग्स है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पीछे की तरफ से इस लंग्स को सपोर्ट कर रहा है ये जो थोरेसिक चैम्बर है। इस इसी थोरेसिक चैम्बर की बात कर रहे हैं। पीछे की तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा है थोरेसिक चैम्बर को? थोरेसिक चैम्बर, दिस thoracic chamber, इसको पीछे की तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा है? पीछे की तरफ से क्या बोल सकते हैं? डॉर्सली। डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर होता है ना? इसको सपोर्ट कर रहा है डॉर्सली। कौन? डॉर्सली बाय, बोलो पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। कॉल। और आगे की तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा है? एंटीरियरली, जिसको क्या बोलते हैं? वेंट्रली। वेंट्रली बाय टर्न। स्टर्नम, है ना? आगे क्या है? स्टर्नम है। वेंट्रली बाय स्टर्नम। अच्छा, अगर पूछे साइड से फिर कौन सपोर्ट कर रहा है? लेटरली। लेटरली बाय रिब्स। laterally by ribs and laterally by ribs and on the lower side and on the lower side, नीचे की तरफ से कौन है? बताओ। डायफ्राम। तो ये आपको पूरा मैप पता चल गया कि लंग्स कहाँ पर है, किस तरह से सिचुएटेड है ना? देखो, पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ से स्टर्नम, साइड से रिब्स, साइड से रिब्स लेटरली, और नीचे की तरफ से डायफ्राम। ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम विच इज डोम शेप्ड बोलते हैं। डोम यानी कि डोम शेप्ड यानी कि क्या होता है वो डोम? डोम मतलब, अरे कोई भी गुंबद होता है जैसे ताजमहल का, यानी कि क्या बोल सकते हो आप? सेमीस्फेयर, हेमिस्फेयर, है ना? हेमिस्फेयर। ठीक है। ये जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का, थोरेसिक कैविटी के अंदर, ये इस तरह से सेटअप है कि कोई भी चेंज जब होगा, वॉल्यूम का कोई भी चेंज अगर थोरेसिक कैविटी में होगा तो लंग्स में भी होगा, क्योंकि एयर टाइट चैम्बर है ना। और इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है
ताकि ताकि ब्रीदिंग हो सके, है ना। क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम तो अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये बात ध्यान से समझना कि जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का थॉरेक्स में, वो इस तरह से है कि थॉरेसिक कैविटी का अगर कोई वॉल्यूम चेंज होगा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है। ठीक। जिस तरह से हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अपने आप रिलैक्स करती हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड मसल्स। याद है, पढ़ा था हमने, कार्डियक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड मसल्स। लेकिन मैमल के जो लंग्स है, उसके पास उसके पास कोई ऐसी स्पेशल मसल्स नहीं होती। ठीक है, वो सॉलिड होता है लंग्स, स्पॉन्जी होता है लंग्स, लेकिन उसमें कोई मसल्स नहीं होते। तो ये ध्यान रखना बात। ठीक है, अगर मसल होता तो वो उसके पास पावर होती ना सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन सेल्फ रिलैक्सेशन की, तो वो नहीं है। तो मैमल्स के पास जो लंग्स है, मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड। ठीक है, एंड स्पॉन्जी, आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी। ठीक है, विदाउट मसल्स, कोई मसल्स नहीं है उसमें। तो कोई मसल्स ही नहीं है इसके पास, तो क्या लंग्स के पास प्रॉपर्टी होगी सेल्फ, क्या वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा क्या? बताओ। नहीं भैया। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेल्फ रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन सेल्फ रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई की जहां तक बात है, विच इज द मेन फंक्शनल यूनिट, उसके बाद इतना हो गया नोट। लंग्स के बारे में पता चला आपको कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है इसमें, और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा। आउटर लेयर आउटर प्लूरा, इनर लेयर इनर प्लूरा। आउटर लेयर इन कांटेक्ट विद थोरेसिक कैविटी, इनर लेयर इन कांटेक्ट विद लंग सरफेस। बीच में जो फ्लूइड है उसको बोला प्लूरल फ्लूइड, जिसके दो फंक्शन है। पहला, इट डिक्रीजेस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। ठीक है। दूसरा, शॉक एब्सॉर्ब करता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज लेसर लेसर। ठीक है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज लेसर इन कंपैरिजन विद द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन का, उसे प्लूरिसी बोलेंगे। और प्रॉब्लम होगा अगर ब्रीदिंग में प्लूरिसी की वजह से, तो उसे डिज्निया कहा जाएगा। लंग्स थोरेसिक चैम्बर चैम्बर में सिचुएटेड है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम, आगे की साइड से स्टर्नम, साइड की साइड से कवर्ड है रिब्स से, और नीचे की साइड से इसको कवर कर रहा है डायफ्राम विच इज डोम शेप्ड। फिर मैमेलियन लंग्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, कोई मसल्स नहीं होती, इसलिए ना तो ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है और ना ही सेल्फ रिलैक्सेशन कर सकता है, जस्ट लाइक हार्ट। इतना क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? बढ़े आगे। हाँ भैया। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम्म, थोड़ा सा एल्वियोलाई एल्वियोलाई की बात करते हैं। ठीक है, एक एक फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो, हम बोलते तो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी विदाउट ह्यूमन एनाटॉमी इज जस्ट, ठीक है, इज जस्ट वर्थलेस ऐसा। ठीक है, कि मतलब जब तक आपको एनाटॉमी नहीं पता है, ठीक है, जब तक आपको एनाटॉमी ही नहीं पता है, एनाटॉमी इज वेरी क्रूशियल ना।
जब तक मुझे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पता है, कैसे समझ आएगा डबल सर्कुलेशन? कोई पॉइंट है? तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ना, ठीक है। और फिजियोलॉजी तो बाद में समझ आ ही जाएगी, आ रहा है समझ की नहीं? तो एनाटॉमी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? बोलो। ये- हाँ भैया। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जैसा हमने बात की कि एल्वियोलाई जो है, इट इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। हाँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, ठीक है। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर पहली बात तो मैं बता चुका हूं आपको कि ये कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल्स के साथ में, है ना, कनेक्टेड विद, ठीक है, कनेक्टेड विद blood vessels, and this is the region where actual exchange of gases takes place. इसलिए तो इसे फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ करता धरता यही है। बाकी सब जो लंग्स के पार्ट है, बाकी इससे पहले जो भी पढ़ा आपने, इसको बोलते हैं कंडक्शन जोन। जोन, यहाँ कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कंडक्शन जोन। यहाँ थोड़ी कुछ रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ तो बस क्या हो रहा है, एयर को लाया जा रहा है, एयर को ले जाया जा रहा है, बस इतना ही हो रहा है। एक्चुअल रेस्पिरेशन हो रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये बोले एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वियोलाई में, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। यहाँ पर दो सेल्स होती हैं एल्वियोलाई के अंदर, दो तरह की सेल्स होती हैं एल्वियोलाई के अंदर, दो तरह की सेल्स होती है। एक होता है न्यूमोसाइट्स, वन, न्यूमोसाइट्स वन, ठीक है, न्यूमोसाइट्स वन, ये एल्वियोलाई के अंदर होती हैं, जो कि आप ये बोल सकते हो दीज आर द स्मॉलर सेल्स, ठीक है, स्मॉलर सेल्स जिसका फंक्शन, स्मॉलर सेल्स जो किस चीज में हेल्प करती है, एंड हेल्प्स इन gaseous exchange, that's it, helps in gaseous exchange। सेकंड थिंग, भैया ये न्यूमोसाइट सेकंड क्या थिंग, होता है? तुम कहाँ हो? यहीं हो तुम? आपकी वॉइस कट रही थी। हाँ, मैं ये बता रहा था कि निमोसाइट्स, कुछ सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं एल्वियोलाई में, इतना बताया, ठीक है। दो तरह के सेल्स होते हैं एल्वियोलाई में। जो दो तरह के सेल्स होते हैं एल्वियोलाई में, उसमें से पहला जो सेल है उसको न्यूमोसाइट वन बोलते हैं, और दूसरा जो सेल है उसको बोलते हैं न्यूमोसाइट टू, न्यूमोसाइट टू। न्यूमोसाइट वन का काम क्या है, ये छोटे वाले सेल्स है, ठीक है, और किस चीज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। और न्यूमोसाइट टू जो है वो लार्जर सेल्स हैं, वो लार्जर सेल्स हैं जिसका एक और फंक्शन है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेना देना नहीं है, दे सिक्रीट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था, सिक्रीट अ फॉस्फोलिपिड, एक फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करते हैं,
और उस फॉस्फोलिपिड का क्या नाम है? लीसाइथिन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड लीसाइथिन। अब लीसाइथिन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लीसाइथिन क्या करता है? लीसाइथिन एक्चुअली, लीसाइथिन acts as लीसाइथिन acts as surfactant। ठीक है, लीसाइथिन acts as surfactant। surfactant मतलब it it reduces the surface tension। surface tension को reduce कर देता है। reduces the surface tension ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बीच में जो सरफेस टेंशन होगा उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, ऑफ एल्वियोलाई। ये इसका मेजर काम है। ध्यान रखना, ये पूछा गया था कि कौन सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। दैट इज लीसाइथिन। ठीक है, एक्ट्स एज सर्फेक्टेंट मतलब इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा काम लीसाइथिन क्या करता है? एंड कीप्स एल्वियोलाई। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, कीप्स एल्वियोलाई ओपन। ठीक है, फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो दो काम है लीसाइथिन के। पहला, इट एक्ट एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई। और दूसरा, एल्वियोलाई को ओपन रखता है ताकि गैसियस एक्सचेंज होता रहे। ठीक है, ऑन द आउटर साइड, एल्वियोलाई के बाहर भी कुछ होगा ना, तो ऑन द आउटर साइड ऑफ एल्वियोलाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाहर की साइड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान रखना कि आउटर साइड ऑफ एल्वियोलाई क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे कलर के होते हैं? येलो कलर के, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दोनों लंग्स को अगर मिलाकर देखें, ठीक है, बोथ लंग्स, इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स को अगर मिलाकर देखें तो टोटल जो अमाउंट है एल्वियोलाई का, इट इज अराउंड 300 मिलियन। 300 मिलियन। ठीक है, और वो बात मैंने आपको बताई थी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ही होगा। इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ओके, समझ आया इतना? तक क्लियर है क्या? सर दोनों में 300 मिलियन या एक ही में? क्या बेटा? सर आगे सुनो। ठीक, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, किस तरह से ये चैप्टर चलेगा, है ना? उसका एक थोड़ा सा इंडेक्स देखते हैं। क्या होता है, किस कैसे होता है। देखो क्या होता है रेस्पिरेशन में, क्या स्टेप्स होते हैं। बेसिक पूरे चैप्टर को अगर मुझे 5 स्टेप्स में, रेस्पिरेशन जो पूरा है, रेस्पिरेशन जो पूरा है रेस्पिरेशन जो पूरा है उसको अगर मुझे 5 स्टेप्स में डिफाइन करना हो, ठीक है, ठीक है, हर स्टेप को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का क्या है? ब्रीदिंग। भैया थोड़ा ऊपर करना, 1 मिनट। कहाँ से लिख रहे हो? हो गया। हो गया? स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या तुम? नहीं, हम्म, लिख रही हूँ। ठीक,
रेस्पिरेशन में 5 स्टेप्स हैं, मेजर मेजर, ठीक है। 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग, और जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। कुछ नहीं हो रहा है। ब्रीदिंग का मतलब मैंने बस बताया आपको, जैसा कि ये पहली ही लाइन बोली थी जो मैंने, क्या बोला था कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का आना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, एयर का आना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलर एयर का जाना, ठीक है, यही ब्रीदिंग है। ठीक है, यही ब्रीदिंग है। यानी कि एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच का कुछ रिलेशन है, कि हम लंग्स में क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर बाहर निकाल रहे हैं। इसको बोल देते हैं, इतनी सी जो ये प्रोसेस है, इसको बोल देते हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट ब्रीदिंग। यही है ब्रीदिंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको और भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या टॉपिक है। देन डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है एक्चुअल में। वो एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पर होता है, हमने बोला एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, diffusion of gases, oxygen and carbon dioxide across alveolar membrane, across alveolar membrane. Third, transport of gases by the blood. Transport of gases by the blood. ठीक, transport of gases by the blood. And and fourth point is diffusion. ट्रांसपोर्ट होगा उन गैसेस का बाय द ब्लड, एंड फोर्थ पॉइंट, अगेन डिफ्यूजन होगा ऑफ गैसेस। यानी कि अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा कहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ, हमने डबल सर्कुलेशन में पढ़ा था ना, दो जगह एक्सचेंज होता है। कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज होता है, एक तो लंग्स में पढ़ा था, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, बिटवीन, टिश्यू। हाँ, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस इज उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन, ठीक है, बाय द सेल्स, बाय द सेल्स, ठीक है, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, बाय द सेल्स। और यहाँ पर क्या चलेगी, वो ऑक्सीजन यूज होगा, जो भी फूड है वो टूटेगा, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगी, आपको पता है, ये पढ़ा है ना हमने, ग्लूकोज वगैरह टूटेगा। कैटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब समझ रहे हो, ग्लूकोज वगैरह टूटेगा, है, फैट टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब टूटेगा। और जब, किसकी मदद से, ऑक्सीजन, है ना, और रिजल्टेंट क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हाँ या ना, यस ठीक है। सर। और इस प्रोसेस को, इतनी सी ये जो प्रोसेस है, लास्ट स्टेप हमने जो बोला, ये ये जो ऑक्सीजन का यूज करना, कैटाबॉलिक रिएक्शंस करना, और वहां से एनर्जी निकलेगा, आपको पता है, एनर्जी मिलेगी आपको इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, जो भी 36 एटीपी मिलती है ना यूकैरियोट्स में, वही सेम रिएक्शन है। तो ये सब जो हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज, ये सब जो भी हो रहा है, ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन।
समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर? सेलुलर रेस्पिरेशन। हम्म। कोई डाउट अभी तक? सर वो जो बुक में लिखा है कि कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन लाइन, क्या? जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा है कि मतलब ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन बोल दिया उन्होंने। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मतलब हम वही टिक करेंगे ना। ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोल दिया ऐसा कुछ क्या? यस सर, वो जो पहला पैराग्राफ है उसी में। हम्म। अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस है देखो, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में, ठीक है? वैसे तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना? यही है ना? ब्रीदिंग तो जस्ट पार्ट है आपका रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज टोटल होल प्रोसेस, जो टोटल प्रोसेस है। और वो लिखा है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, एनसीईआरटी को कहता है कि भाई ब्रीथिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, यही है ना? यस सर। कॉमनली उसको ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, बट और थोड़ा सा इन डेप्थ में अब जब जाते हो आप, तो ब्रीदिंग बस एक पार्ट है, ठीक है? उस ब्रीदिंग बस एक फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का, ये समझ आया? यस ठीक है, सर। ध्यान रखना। ओके, आगे आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रीदिंग में दो मेन मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। उसकी बात करने से पहले पहले हमको थोड़ा सा डायफ्राम में बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा चीज क्या है ना? डायफ्राम में बता देता हूँ आपको थोड़ा, क्या चीज है डायफ्राम, क्योंकि इसमें इंटरकोस्टल डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, थोड़ी चीजें और क्लियर हो। डायफ्राम की बारे में जहां तक बात है, कि ये क्या है? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, है ना? इतनी बात हमें पता चली कि ये कैसा है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जस्ट बिलो, बिलो ना, ऑन द लोअर साइड ऑफ द डायफ्राम लंग्स है, मतलब लंग्स के ठीक नीचे आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा। तो लंग्स के ठीक नीचे, यानी कि ये सेपरेट करता है किसको? इट्स सेपरेटिंग द, किसको सेपरेट कर रहा है ये? इट सेपरेट्स abdominal थोरेसिक cavity. कैविटी, हाँ, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये है, ठीक है? कि किस तरह की मसल्स का बना है? रेडियल मसल्स, ठीक है? रेडियल मसल्स का मिलकर बना है, ठीक है? किस तरह की मसल्स का मिलकर बना है ये? तो रेडियल मसल्स का मिलकर बना है, ओके? याद रखना, जिस तरह से लंग्स के बारे में कभी भी कुछ भी होना, तो प्लूरा, प्लूरल, निमोनिया, पी से रिलेटेड इस तरह के वर्ड आते हैं ना, पल्मोनरी, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, प्लूरिसी, प्लूरल, प्लूरा, ठीक है? या फिर
डिज्निया, ये इस तरह के पल्मोनरी, इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं लंग्स से रिलेटेड जब हो। लेकिन डायफ्राम से रिलेटेड जब भी कोई शब्द पढ़ोगे ना, वर्ड रिलेटेड विद डायफ्राम, उसमें ध्यान रखना उसको बोलते हैं फ्रेनिक। फ्रेनिक, फ्रेनिक कहीं भी शब्द देखने को मिल जाए तो समझना इट इज रिलेटेड विद डायफ्राम। क्वेश्चंस में क्योंकि फ्रेनिक कई बार मेंशन्ड है इसलिए मैंने बता दिया तुमको। तो फ्रेनिक कभी भी शब्द देखने को मिले, इट इज रिलेटेड विद डायफ्राम। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, डायफ्राम ही वो मेन मसल है जो ब्रीदिंग में हेल्प करेगी, वेंटिलेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है ये मसल। दिस इज द प्रिंसिपल मसल, diaphragm is the principal muscle for breathing। और इतना ही नहीं, डायफ्राम के और भी काम है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अदर फंक्शंस क्या हो सकते हैं, कि ये डायफ्राम आप लोगों का चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, दैट इज पार्चुरेशन। पुश करते हैं ना जब, तो उसमें डायफ्राम बहुत हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ। और और कोई फंक्शन, मिक्ट्यूरेशन, जब यूरिन पास आउट करते हैं, इन दैट प्रोसेस ऑल्सो मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन मतलब पासिंग आउट ऑफ यूरिन, पासिंग आउट ऑफ यूरिन। ठीक है, डिफिकेशन। ठीक है, डिफिकेशन, डिफिकेशन की जो प्रोसेस है, यानी कि इजेशन बोलते हैं जिसको, इजेशन की जो प्रोसेस है उसमें भी डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जब इंस्पिरेशन होगी, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन जब होगी तो याद रखना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम, नीचे की तरफ जाएंगे ना, डायफ्राम देखो, डायफ्राम थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम कैसा, देखो डायफ्राम वैसा डोम शेप्ड है, इस तरह से डोम शेप्ड है, सिकुड़ा हुआ सा। लेकिन जब, मैं तो ये चाहूंगा ना, जब इंस्पायरेशन हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो। अब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा बताओ, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, ड्यूरिंग जब ये इंस्पायरेशन। सांस लेंगे। जब सांस लेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे, पहले से, पहले के मुकाबले। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी नहीं, थोरेसिक वॉल्यूम, क्या थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बोलो। यस सर। हम्म, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या यही चाह रहा हूँ मैं, यही चाह रहा हूँ कि नहीं? भाई मैं तो यही चाहूंगा ना कि इंस्पायरेशन के दौरान जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो। ठीक है, और एक्सपायरेशन के दौरान ऐसा हो जाएगा, वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू। एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम रिलैक्स, और अगर डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगी तो थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? घटना चाहिए ना, मैं ये तो ही चाहूंगा, बोलो। थोरेसिक वॉल्यूम घट रहा है ना ऊपर, समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर? हम्म, यस। बस इतनी सी बात है। ठीक, जैसा मैंने बोला कि फ्रेनिक, फ्रेनिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद डायफ्राम,
तो एक नर्व, अलग अलग नर्व्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। वेगस नर्व, वेगस नर्व हमने किस में पढ़ा था, बताओ। कार्डियक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वेगस नर्व। कहाँ पढ़ा था वेगस नर्व, जल्दी याद करो, इंपॉर्टेंट है। विशेष कार्डियक स्मृति। एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में कहीं वेगस नर्व पढ़ा है हमने। क्या करती है वेगस नर्व, कहाँ पढ़ा है। डीऑक्सिजनेटेड ब्लड जाती है हार्ट के हम्म, पास। हार्ट के पास क्या करती है वो, डीऑक्सिजनेटेड ब्लड लेके जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ठीक है। एक और चीज करती है, लिखा है क्या हमने कहीं पर। वो इम्पल्स रेगुलेट करती है। हमने लिखा है क्या अपने नोट्स में कहीं, कभी लिखा है। वे, नहीं सर, नहीं लिखा। नहीं लिखा। वेगस नर्व के, वेगस नर्व लिखा था। कब लिखा था, कहाँ लिखा था, याद है। वही याद नहीं है कहाँ लिखा था, कहीं लिखा था। भैया पल्स वाले में लिखा था शायद, पल्स वाले टॉपिक में। पल्स वाले टॉपिक में, पल्स तो यहाँ है। हम्म, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वेगस नर्व मैंने लिखा है कहीं पे, लिखा है यहीं पे, इसी नोट्स में लिखा है। लिखा है भैया, इसी में लिखा है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। अब नहीं मिलेगा वो, कहाँ लिख दिया मैंने। नहीं मिलेगा अभी, ये तो कहीं तो लिखा था, मुझे याद है, पता नहीं कहाँ लिखा है। चलो, तो वैसे ही डायफ्राम का जो फंक्शन है, नर्व्स होती है ना अलग अलग, ठीक है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग नर्व्स होती है, ठीक है। तो ऐसे ही डायफ्राम जो फंक्शन करती है, फ्रेनिक नर्व। यहाँ पर कौन सी नर्व होती है, ध्यान रखना। एक बार में सारी नर्व्स याद करना मुश्किल है, तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग नर्व्स आती रहेंगी, तो ध्यान रखना। तो उसमें जैसे कार्डियक में पढ़ा वेगस नर्व, यहाँ पे आप पढ़ते हो डायफ्राम, डायफ्राम को के लिए फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। तो फ्रेनिक वैसे भी वर्ड आपको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नर्व है डायफ्राम के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आपको फ्रेनिक शब्द पता होना चाहिए। फ्रेनिक नर्व इज फॉर डायफ्राम, phrenic nerve is for diaphragm contraction, diaphragm contraction, phrenic nerve is for diaphragm contraction। तो ये इतनी बात आपको डायफ्राम के बारे में जाननी है बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जानना अपने को। कि भाई क्या है कि डोम शेप्ड होता है, सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, रेडियल मसल्स का मेड अप ऑफ है, बना हुआ है, प्रिंसिपल मसल है फॉर ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है, मिक्टूरेशन में भी हेल्प करता है, और डिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जब एक्सपायरेशन होगा तब रिलैक्स हो जाएंगी ये मसल्स, ताकि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सॉरी, जब इंस्पायरेशन होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इंटरकोस्टल मसल्स, intercostal muscles, intercostal muscles, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में जहां तक है, जो दो पेयर ऑफ रिब्स है, जो दो पेयर ऑफ रिब्स है, थोड़ा सा इसमें हम, अगर मेरे पास, हाँ है, तो रॉज एंड विल्सन पे जाते हैं थोड़ा। देखो, किताब तुम लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक है, इस सब किताब, लेकिन बाद में तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ये किताब, एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की बेसिक किताब है ये,
एमबीबीएस के लिए तो बहुत बेसिक हो जाती है, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत एडवांस है अभी के लेवल पे, तो तुम लोगों को पर्सनली क्या ये नहीं भैया? पर्सनली ये किताब नहीं पढ़नी है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें, डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं ये दिखा देता हूँ। 241 देखो, कौन सी बुक है भैया ये? ये रॉज एंड विल्सन है, फॉरेन ऑथर है। ठीक है, इंडियन ऑथर भी नहीं है, फॉरेन ऑथर है, और वर्ल्ड लेवल बुक है ये। ठीक है, इतनी बढ़िया बुक है ना ये, एनाटॉमी पढ़ने के लिए स्पेशली। ठीक है, एनाटॉमी, हाँ यही मैं दिखाना चाह रहा था तुमको। ठीक है, तो ये इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको सरफेस सरफेस से पढ़ाता हूँ। देखो, देखो 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 देखो, इसके डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। देखो, क्या ओरिजिनल वोकल कॉर्ड दिख रही है तुम्हें? एक्चुअल एंडोस्कोपी की इमेज है ये। पता चल रहा है वोकल कॉर्ड्स कैसे दिखते हैं? दिखा? ये जो बीच हाँ में हॉल है। ये वोकल कॉर्ड्स है, इसकी वजह से आवाज आती है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? दिस इज एक्चुअल एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस है। ठीक है, जो मैं दिखाना चाह रहा था वो क्या है? फूड पाइप कहाँ है भैया ये? रुको रुको रुको, ये देखो, यहाँ पे आपको ऐसे पता चलेगा कि ये जो ब्लू वाली, सॉरी, ये जो ये दिख रही है तुमको, पीछे से, मैंने बोलता हूँ ना, पीछे से ईसोफेगस जाती है, और आगे से आपको वो ट्रैकिया या जो विंड पाइप है कि नहीं है? समझ आ रहा है अब कैसे लोकेटेड है ये? समझ आ रहा है? yes, अब देखो, थायराइड, थायराइड जब हम पढ़ेंगे, ग्लैंड एक्चुअली बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड होता है यहीं पर, थायराइड ग्लैंड इस ट्रैकिया पे। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं, और यहाँ पर एक सर्कोइड कार्टिलेज होता है। एंड देन ट्रैकिया आगे जाके इधर सेपरेट हो जाएगा, कितने कितने रीजन पर सेपरेट होगा? ये सेपरेट होगा T5 पे। कब पाइप। और अगर आप नोटिस करो तो यहीं से, यहीं पर हार्ट भी तो प्रेजेंट होता है ना, यहीं पर हार्ट प्रेजेंट होता है, यहीं से ऑर्टा निकल रही है, देखो, दिखा? दिखा? हाँ एक चली गई राइट प्राइमरी ब्रोंकस, एक आ गई लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकस और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। हम्म और ये जितना भी ये आपका ये है, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको हम, जिसमें इन्वॉल्व है आपका ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जो भी है, इन सब के अंदर आपने पढ़ा है कि इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्स लाइनिंग द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया होता है, म्यूकस होता है, तो ये सॉरी, सेल्स लाइनिंग द ट्रैकिया इज वो सीलिया, सीलिया होता है इसके अंदर, और म्यूकस होता है, सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये बता रहा कि सीलिया दिख रही है आपको, सीलिया एक्चुअल भैया, में क्या? आपकी वॉइस लैग कर रही है। मैं बोल रहा हूँ सीलिया दिख रहा है आपको, सीलिया कैसा दिखता है? सीलिया दिख रहा है, कैसा दिखता है? हाँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, इलेक्ट्रॉन, तो सीलिया है, और यहीं से म्यूकस भी निकलता है। ठीक है, म्यूकस भी निकलता है। मैंने आपको कल बताया था कि सी शेप्ड ट्रैकिया में, ये बताया था क्या, कि सी शेप्ड कार्टिलेज होती है, हाँ। ताकि वो, क्यों होती है सी शेप्ड कार्टिलेज? ताकि वो चिपक ना जाए, है ना? ताकि कोलैप्स हो जाए। ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। तो ये देखो, ये दिख रही है एक्चुअल में, ये दिख रही है आपको, क्या दिख रही है? इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। हम्म समझ आया? हाँ ये है। भैया, हाँ हाँ,
जो ये ईसोफेगस है, इसके हम्म। बीच में होता है एपिग्लॉटिस या फिर ईसोफेगस के ऊपर होगा? ईसोफेगस में कहाँ से एपिग्लॉटिस हो जाएगा? एपिग्लॉटिस तो फेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है ना। फेरिंग्स विच इज द कॉमन पैसेज, है ना, इसमें ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस देखो ऊपर की तरफ है एपिग्लॉटिस, देखा? ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, बहुत ऊपर। ठीक है। इसको देख सकते हैं, देखो, नेजल कैविटी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स से, अब देखना यहाँ पे क्लियर है। नेजोफेरिंग्स से अगर देखो तो इतना रीजन, फेरिंग्स के भी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है? फेरिंग्स के भी तीन पार्ट होते हैं, ये आपको याद करना है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, क्लियर है ये? फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, है ना? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजल कैविटी से एयर जा रही है और वो नेजोफेरिंग्स पहुंचेगी, फिर ओरोफेरिंग्स पहुंचेगी। लेकिन अगर एक चीज नोटिस करो, इधर से फूड भी तो खाएगा इंसान, फूड खाएगा ना इधर से। इधर जीभ है, टंग है, और फूड जो है वो ऐसे जाएगा। तो ये वो कॉमन जगह नहीं हो गई जहां पे फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। तो फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है, दिस इज द कॉमन पैसेज, इसी को फेरिंग्स बोल रहे हो आप। अब देखो, फेरिंग्स के बाद फूड को तो जाना चाहिए पीछे की साइड। फूड को किधर जाना चाहिए? फूड वाला रास्ता किधर है? पीछे की साइड जाना चाहिए। ये है ईसोफेगस जो जा रही है, दिख रही है आपको? हाँ जी बोलो। हाँ। हाँ, समझ आ रहा है। लेकिन लेकिन जो एयर हमने लिया है, एयर का रास्ता किधर है? आगे की तरफ। क्योंकि ये आपको लैरिंग्स दिख रहा है, ये दिखा ना, सी शेप्ड कार्टिलेज, ये ब्लू वाला, ये आगे की तरफ है। हाँ या ना? आया? हाँ भैया। हाँ भी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे एपिग्लोटिस वाला फंडा। कि जब आप खाना खाओगे, हम ये चाहते हैं जब खाना खाएंगे तो फूड तो चला जाए इसोफेगस में, लेकिन वो फूड कहाँ ना जाए। हम नहीं चाहते ना कि फूड इस ट्रैकिया में चला जाए या इस लैरिंग्स में जाए। चाहते हैं क्या? भाई नो। फूड यहाँ भी तो जा सकता है। नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एपिग्लोटिस देखो कौन सी है, ये है एपिग्लोटिस। दिखा एपिग्लोटिस? ये एपिग्लोटिस इस तरह से बंद हो जाएगी, समझ आया? ये एपिग्लोटिस इस तरह से लग जाएगी इस पर, और ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना एपिग्लोटिस। समझ आया कि नहीं आया मूवमेंट इसका? और जब ये एपिग्लोटिस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्या ये हमारा ट्रैकिया बंद हो जाएगा कि नहीं? बंद हो जाएगा। हाँ भैया। और ये सीधा का सीधा जो आपका फूड है वो किधर जाएगा? पीछे की तरफ। क्लियर हुआ ये? यस हाँ सर। भैया। अब समझ आ गया एपिग्लोटिस का है। आगे देखो। देखो लंग्स किस तरह से सिचुएटेड रहता है, सॉरी, और वहां पे हार्ट कैसे प्रेजेंट होता है। सुपीरियर वेना, मेजर वीन, है ना, इधर से निकल रही है ऑर्टा, मेजर वीन। अच्छा, मैंने जो डबल सर्कुलेशन बना के दिखाया था, वहां नीचे से मैंने वो निकाल दी थी ऑर्टा। वो सर्कुलेशन फ्लो चार्ट के लिए सही है, लेकिन एक्चुअल में ज्यादातर अगर आप देखो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नीचे से ऑर्टा निकल रही है। समझ रहे हो? वो किस लिए बनाया था? वो बस फ्लो चार्ट था, समझने के लिए था वो, ठीक है। एक्चुअल में सारी वीन्स और आर्टरीज जो है वो ऊपर से ही निकल रही होती है या आ रही होती है, ठीक है। समझ आया? डायफ्राम दिख रहा है क्या आपको? नीचे डोम शेप डायफ्राम बताया था। हाँ भी।
ऑर्टा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आप देखोगे, ये ये है ऑर्डर ट्रैक। नीचे भी। अरे नीचे भी नहीं होती, यही वाली ऑर्टा तो नीचे भी तो जाएगी ना ऑर्टा। यही ऑर्टा तो आगे नीचे नीचे ब्लड नहीं सप्लाई करना है। हाँ। ठीक है। एंड अब देखो, इसने क्या किया, लंग्स का डाइसेक्शन। जब आप लंग्स का डाइसेक्शन करते हो तो उसमें देखो कितने ओपनिंग्स हैं। देखो पहला ओपनिंग आपको पता है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी जाएगी इधर से अंदर जाएगी, ठीक है। और बाहर कैसे निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, है ना। समझ आया कि नहीं आया? इसी में घुसेगी। फिर राइट ब्रोंकस या लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस, तो ब्रोंकस जाएगा इधर से अंदर। समझ आया? ब्रोंकस जाएगा इधर से अंदर। ठीक है। बस, और क्या समझना है इधर हमें? ये देखो इसमें सब दिख रहा है। प्लूरल कैविटी, जो मैं बता रहा था, प्लूरल कैविटी, दिस इज द प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा? इस प्लूरल कैविटी के फ्यूल। अंदर कौन फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होगा? अंदर वाली जो आउटर प्लूरा इनर प्लूरा जो हम बोलते हैं, आउटर प्लूरा जो होते हैं उसको बोलते हैं पेराइटल। पेराइटल शब्द हमेशा आउटर के लिए यूज होता है, विसरल शब्द हमेशा इंटरनल के लिए यूज होता है। समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ इतना? क्लियर है। जैसे हाँ। फिर यहाँ पे इसने हाँ ब्लड भैया। को, पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझाया है कि आप देखो, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगे, और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगे और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पहुंच जाएगा? राइट वेंट्रिकल। इधर एक वाल्व खुलेगी, दैट इज कौन सी वाल्व है यहाँ पे? बताओ। ट्राइकस्पिड वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, है ना। पल्मोनरी वाल्व। फिर इधर पल्मोनरी आर्टरी, और ये देखो पल्मोनरी आर्टरी किधर जा रही है? किधर जा रही है पल्मोनरी आर्टरी? दोनों लंग्स। लंग्स, दोनों लंग्स में जा रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्विलाई, कि एल्विलाई इस तरह से गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि अ, गुच्छे, मैंने बताया था इसके बाहर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसा बोला था मैंने, याद आ रहा है? हाँ भैया। क्या बताया था? एल्वियोलाई के बाहर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। दिख रहा है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? ठीक है। हाँ भैया। इसके बाहर मैंने बोला था दिस इज कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज कनेक्टेड दिख रही है यहाँ पे, इसके ठीक बाहर दिख रही है ना। अब अब क्या होता है कि यहाँ पर ये आपको एक्चुअल इमेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का इमेज है ये, लंग्स, एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल का। ठीक है। एल्वियोलाई इसी तरह से दिखते हैं एक्चुअल में, ये वाली इमेज। मुझे जो एक्चुअल दिखाना था आपको, वो क्या दिखाना था? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स दिखाने हैं आपको। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दस इंटरकोस्टल मसल है क्या एक्चुअल में? इंटरकोस्टल मसल इज द स्पेस स्पेस बिटवीन टू रिब्स। ठीक है, इट इज द स्पेस बिटवीन टू रिब्स इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। समझ आया? जैसे ये एक रिब है और ये एक रिब है, इसके बीच में जो मसल है उस मसल को क्या बोलेंगे? इसके बीच में जो मसल है उस मसल को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, अभी बताया। इंटरकोस्टल मसल। इंटरकॉस्टल इस मसल। स्पेस, हाँ, और इसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या मैं इंटरकोस्टल स्पेस बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। हाँ भैया। है ना।
अब दो तरह की इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है, दो तरह की इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहता है, दीज एक्सटेंड, जो एक्सटर्नल वाली इंटरकोस्टल मसल्स होती है, दीज एक्सटेंड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, these extend downward and forward from lower border of the rib and upper border of the rib below. They are involved in inspiration. ठीक है, इतना पढ़ना नहीं है, मैं वैसे ही एक बार रीड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इसको मैं इजी फॉर्म में बताऊंगा क्या पढ़ना है तुमको। दीज एक्सटेंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये डाउनवर्ड और पीछे की तरफ जाती हैं, वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो जाएंगी वो एक्सटर्नल, पीछे की तरफ जो जाएंगी वो इंटरनल। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब above the upper border of the rib below, crossing the intercostal external intercostal muscle fiber at right angle। ठीक है, क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एट द राइट एंगल। देखो, थोड़ा सा और इसको डेप्थ में समझेंगे तो समझ आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसको भी मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। दीज एक्सटेंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे की तरफ किसको बोल रहा है, आगे की तरफ मतलब ट्रैकिया की तरफ, या फिर आप बोलो सामने की तरफ। तो डाउनवर्ड मतलब नीचे हुआ, और फॉरवर्ड मतलब इस तरफ हुआ, आगे। आगे ही तो जाएगी ना, इधर अगर रिप वो है तुम्हारा, इधर है स्टर्नम, तो फॉरवर्ड क्या होगा, ये होगा ना फॉरवर्ड। और डाउनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। हाँ। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की जो डायरेक्शन होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड फॉरवर्ड होती है। लेकिन इंटरनल कोस्टल मसल्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड बैकवर्ड। अब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का बैकवर्ड क्या जाएगा, बैकवर्ड इस तरफ जाएगा, यही होगा ना बैकवर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है, बोलो। हाँ हाँ भैया। भैया। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, दोनों आपस में, ये वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, देखो आप दोबारा, ये कौन सी मसल है, बताओ, ये कौन सी इंटरनल। मसल, और ये वाली कौन सी मसल जा रही होगी। इंटरनल। क्या ये आपस में राइट राइट एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे, है ना। हाँ बना रहे हैं। यही बोल रहा है, क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एट राइट एंगल। अब एक्चुअल में देखो जो क्या बोल रहे थे, देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कैसे जा रही है, जा रही है ना डाउनवर्ड और, ठीक है, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जा रही है ना बैकवर्ड। समझ आया कि नहीं, समझ आया। हाँ भैया, आया। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अब यही बताना था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, देखो क्या है कि द स्पेस, स्पेस बिटवीन, लिखो अब, स्पेस बिटवीन टू पेयर of ribs, space between two pair of ribs called, are called intercostal muscles, sorry, intercostal space।
इंटरकोस्टल स्पेसेस, स्पेसेस बिटवीन, जो जगह होती है, स्पेस जगह होती है इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, इंटरकोस्टल स्पेस। और इसके बीच में जो मसल होती है, यहीं पर जो मसल होगी, उस मसल को क्या बोलेंगे, दैट मसल बिटवीन, बिटवीन टू रिब्स, उसी मसल को क्या बोलेंगे, इंटर कोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, क्या कहता है, इसका डायरेक्शन कैसा था, डाउनवर्ड फॉरवर्ड, इसका डायरेक्शन कैसा था, डाउनवर्ड बैकवर्ड, है ना, डाउनवर्ड बैकवर्ड, उससे ज्यादा याद मत रखना। अपर रिप की पीछे की साइड और वेंट्रल, ठीक है। और क्या याद रखना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दीज बोथ आर स्टेप प्रोसेसेस ऑफ ब्रीदिंग, दोनों ही प्रोसेस तो ब्रीदिंग के है ना। तो इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझ आया ईआईसीएम का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सो दैट, सो दैट स्टर्नम, ताकि बाहर की तरफ चली जाए। और अगर स्टर्नम मूव्स आउटवर्डली, अगर स्टर्नम बाहर की तरफ जाएगी, तो क्या थोरेसिक वॉल्यूम, मेन मोटिव हमारा क्या है, अगर स्टर्नम मूव करेगी बाहर की तरफ तो इससे हमारा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा भैया। है ना। अगर स्टर्नम मूव्स आउटवर्डली एंड रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, रिब्स मूव अपवर्डली, ठीक है। हैंस, इन सब की वजह से आप क्या देखेंगे, इतना सब ताम झाम की वजह से ये सब हो क्यों रहा है, टू इंक्रीज द रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन हो रहा है ना, तो इंस्पायरेशन में इंक्रीज होगा वॉल्यूम, thoracic volume, that's it, increase of thoracic volume, increase in thoracic volume। समझ आ गया, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। हाँ भैया। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या ध्यान रखोगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में सीधी सी बात है, इसका ठीक ऑपोजिट वाली बात है ना। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगी उसका ऑपोजिट वाली बात है, ठीक है, या उसको नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बस एक्सटर्नल वाली ध्यान रखो, इतनी बात याद रखना कि ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो क्या करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, ध्यान रखोगे इतनी बात। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, so that muscles lifts up the rib and sternum, causing the increase in volume of thoracic cavity, pulmonary volume। और सोचो एक और बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सुनना ध्यान से,
अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डिक्रीज होगा प्रेशर। मैं बोल सकता हूँ पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अरे मैंने पहली लाइन में बोला था आपको, कि पहले भी बताया था कि थोरेसिक लंग्स कुछ इस तरह से एयर टाइट चैम्बर में सिचुएटेड है कि अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, तो थोरेसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो क्या लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? हाँ भैया। हाँ, तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, दैट वुड लीड टू डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर। है ना? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वही वाली बात है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा। पल्मोनरी प्रेशर, डिक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर। और आपको पता है एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो लंग्स का प्रेशर, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है इस समय पर? कम है, ज्यादा है? कम है। कम है। और कम और ज्यादा होना तो रिलेटिव बात है ना। तो ये लंग्स में प्रेशर है, कम है, किसके कंपैरिजन में कम है? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम है, राइट। तो इसी वजह से, क्योंकि लंग्स में प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर आप बोलोगे ज्यादा है, ठीक है। तो इजीली एयर विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर to the lungs, and this process is known as inspiration। हो गया इंस्पायरेशन? समझ आया कि नहीं? दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज द पार्ट वी आर सेइंग इंस्पायरेशन। समझ आया कि नहीं आया? तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होती है? डायफ्राम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स? कॉन्ट्रैक्ट। वो भी कॉन्ट्रैक्ट। वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज। और इंक्रीज होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। सॉरी डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज। समझ आया कि नहीं आया? आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ठीक है, आज हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा, ठीक है। और एनाटॉमी पढ़ी थोड़ी सी, लंग्स की एनाटॉमी, एल्वियोलाई पढ़ा, और इंटरनल कोस्टल मसल्स पढ़ा, सॉरी इंटरकोस्टल मसल्स पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ब्रीदिंग और वो जो मैकेनिज्म है, एनाटॉमी तो हो गया है थोड़ा बहुत, फिजियोलॉजी नेक्स्ट क्लास से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एनाटॉमी मोर और लेस इतना ही है आप लोगों का, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? नोट्स में भेज दे रहा हूँ। यस सर। चलो, इस तरह से कथा समाप्त। सर मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं। अच्छा, क्वेश्चंस देखता हूँ।